नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का ये खास शो योर मनी लेकर फिर से हाजिर हैं हम। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप यहाँ जाकर भी अपना सवाल हमें भेजें। आज योर मनी पर हमारे साथ गेस्ट हैं प्रबलीन वाजपेयी, फिनिक्स रिसर्च और की एनालिस्ट हैं और फाउंडर हैं साथ ही। प्रबलीन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस शो पर हम बहुत सारे कॉलर्स होते हैं जिनका सवाल लेते हैं और उसके बाद हमारे गेस्ट उनका जवाब देते हैं। आज प्रबलीन उसका जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है वो, क्योंकि जितने भी नए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो चाहते हैं कि इसमें हम इन्वेस्ट करें, वो कैसे सीखे इसके गुण, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रबलीन जी, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन आप समझाएंगी कि दरअसल ये लिक्विड फंड होते क्या है और किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। प्रवीण जी। जी प्रवीण, बताएं। तो लिक्विड फंड एक ऐसा फंड जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको फायदा दे जाता है, लेकिन ये फायदा आप कमा कैसे सकते हैं और इस फायदे के साथ आप आगे कैसे बढ़ेंगे। 91 डेज का तो पीरियड है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता और इसमें आप एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में एहतियात बरते, क्योंकि बिना एहतियात के आप इसमें वो मुनाफा नहीं कमा सकते जो आपने सोचा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अगर अच्छी तरीके से इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम जो नहीं सोचते हैं उससे ज्यादा मुनाफा हमें मिल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाए कि आखिरकार लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें कैसे। तो प्रबलीन वाजपेयी से आज हम समझेंगे इस लिक्विड फंड के बारे में। प्रबलीन जी, समझाएं जरा हमारे दर्शकों को क्या है लिक्विड फंड। नमस्कार स्मिता। लिक्विड फंड्स हमारे पास 16 कैटेगरीज होती हैं डेट फंड्स की। उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट कैटेगरी है। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट के तरीके से देखें तो अकेले लिक्विड फंड्स करीबन 4.5 लाख करोड़ का AUM कमांड करते हैं, जो 34% बना देता है पूरी इन 16 डेट कैटेगरीज का हिस्सा। 34% अकेले लिक्विड फंड्स में ही है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी कैटेगरी है स्मिता। और इसका जो हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके से है कि जो आपके अंडरलाइन पेपर्स हैं, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है लिक्विड फंड्स की, वो आपकी 0 to 91 डेज की मैच्योरिटी में लगती है। और इनका जो कॉम्पोजिशन है ये RBI की टेबल्स द्वारा जो 91 डेज तक के होते हैं उनमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और उसके साथ साथ कमर्शियल पेपर्स में ज्यादातर किया जाता है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी हाई रहते हैं और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स के लिए इनको काफी प्रेफर किया जाता है। ये सेकंड कैटेगरी है इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। अगर हमारे पास बिल्कुल ही ऐसा पैसा है जो अगले दिन या 2 दिन बाद निकालना है, उसके लिए हमारे पास ओवरनाइट फंड्स होते हैं। पर कोई भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्मिता, जहाँ पे 7 दिन से लेके 91 डेज तक का हमारा होल्डिंग पीरियड हो सकता है, उसके लिए ये काफी उपयोगी है। और 7 दिन का मैं इसलिए ये समय बोल रही हूँ क्योंकि अब सेबी ने एग्जिट लोड लगाया है पहले 6 दिन पर लिक्विड फंड्स पे, ताकि कॉर्पोरेट बिल्कुल जब अपना पैसा बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं तो वो झटके से ही दूसरे या तीसरे दिन वो ना निकाले। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये एक 7 डे का एग्जिट पीरियड यहाँ लगाया जाता है। जी, तो कुल मिलाकर आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा अगर कमाना है तो इस फंड से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस भी समझ लेते हैं और साथ ही ये भी कि कौन कौन से फंड्स हैं लिक्विड फंड्स जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, बताएं ज़रा इंपॉर्टेंस इसका और साथ ही ये कि कौन कौन से फंड्स आप सजेस्ट करेंगी। जी, लिक्विड फंड बहुत आइडियल तरीका है स्मिता कि हमारे पास अगर कॉर्पोरेट के लिहाज से देखें तो अक्सर काफी पैसा आता है जो कह लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में निकलना है या उनका 1 महीने बाद निकलना है।
कई बार एडवांस टैक्स की पेमेंट्स के लिए उन लोगों ने रखा होता है। तो शॉर्ट टर्म पार्किंग चाहे कॉर्पोरेट की हो चाहे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम लोग बहुत एक एम्फोसिस देते हैं कि आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, और इमरजेंसी फंड को पार्क करने के लिए एक बेहतरीन कैटेगरी निकल के आती है, क्योंकि जितने टाइम पीरियड में आप इन्वेस्टेड है, अगर आप 3 महीने से ऊपर भी रहते हैं इसमें और आप उसके बाद नहीं निकालते तो भी ये आपका रिस्क नहीं यहाँ बढ़ाती है, और आपके पास अगले दिन ही पैसा आ सकता है जब आप रिडेम्पशन करें। तो इवन अपने इमरजेंसी कॉर्पस को पार्क करने के लिए बहुत बेहतरीन कैटेगरी है। यहाँ पे हमारे पास एक और बेनिफिट ये है कि अगर हमारा कुछ शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमने अपना पैसा निकाला और हमें प्रॉफिट हुआ, पर हमारी इक्विटी पोर्टफोलियो में हमें कुछ लॉस हुआ, तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से इसका एक बहुत अच्छा जो यूज है वो है कि एक एसटीपी के लिए कि आपने एक लिक्विड फंड में अपने कॉर्पस को पार्क कर दिया और आप इक्विटी मार्केट में धीरे धीरे करके अपना पैसा डालना चाहते हैं, तो वहां आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर जो है इसके थ्रू लगा सकते हैं। एंड सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से स्मिता मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स में लेती हूँ, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, ये सबसे बड़े फंड्स हैं। 55 से लेके 60,000 का इनका एयूएम है। और इसमें जो हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने की है कि आपकी एक इस पे मैट्रिक्स आता है जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क दोनों दिखाया जाता है स्कीम में। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आपका कम होना चाहिए और आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो भी लो टू मॉडरेट में ही रहना चाहिए जब तक हम लिक्विड फंड्स में लगा रहे हैं। तो एक ये एस्पेक्ट है जो इन्वेस्टर जरूर देखें और क्रेडिबल फंड हाउस में ही लगाएं जिनका एक्सपीरियंस है इन फंड्स को अच्छे से मैनेज करने में। जी, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से प्रॉब्लिन जी ने समझाया लिक्विड फंड को, और साथ ही ये सजेशंस भी उनकी तरफ से कि कौन कौन से लिक्विड फंड्स हैं जिसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं, तो इन्वेस्ट करिए अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है डेट फंड में तो। और फिलहाल अब आगे बढ़ते हुए शो में अब समय हो गया कॉलर्स को लेने का, तो सबसे पहले कॉलर्स हमारे साथ शशिकांत जी इस वक्त मौजूद हैं। शशिकांत जी, पूछिए आपका सवाल क्या है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। मेरे पास 4 SIP मेरा चल रहा है। एक है SBI ब्लू चिप में 500 का SIP है जो सितंबर 2015 से चल रहा है जी। दूसरा SBI मैग्नम मिड कैप फंड जिसमें 1000 का SIP सितंबर 2015 से है। सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 2000 का SIP अक्टूबर 2017 से है। और अभी मैंने फरवरी 2023 से क्वांट एक्टिव फंड में 1500 का SIP चालू किया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मेरा SIP सब सही है, इसका रिव्यू का सवाल है। और दूसरा सवाल है कि 1000 का और हम SIP करना चाह रहे हैं जी, तो फंड जानना चाह रहे थे कौन सा फंड में हम करें। और मैडम ये चूंकि मेरा ये रिटायरमेंट तक का प्लान है कि हम इसे SIP को कंटिन्यू करेंगे जी। ठीक है प्रॉब्लिन जी, सवाल तो बहुत सारे हैं इनके शशिकांत जी के, लेकिन जो बेसिक सवाल है वो ये कि पोर्टफोलियो का रिव्यू ये चाहते हैं। हालांकि कोई टारगेट इन्होंने फिक्स नहीं किया, लेकिन हाँ अभी सवालों में उन्होंने कहा कि वो रिटायरमेंट तक के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1000 रुपए और SIP में बढ़ाना चाहते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी इनको? जी स्मिता जी, जो श्रीकांत जी का पोर्टफोलियो है थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड है, पर ये इनके फंड्स जैसे इन्होंने बताया कुछ 2015 से हैं, कुछ 2017 से हैं, तो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ टिल्ट है। और अगर आने वाले रिटायरमेंट तक यानी कि 20 साल का इनका आगे आउटलुक होगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो इनका ज्यादा बैलेंस की तरफ लेके जाने की जरूरत है पोर्टफोलियो को। तो सबसे पहले मैं एक सलाह दूंगी कि यहाँ पे एक स्मॉल कैप फंड को श्रीकांत जी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो सुंदरम हाइब्रिड है उसमें भी 86% लार्ज कैप है और SBI ब्लू चिप में भी 88% लार्ज कैप है। तो इसमें से जो एक फंड को कंटिन्यू कर ले, मैं सलाह दूंगी कि आप SBI को कंटिन्यू कर लीजिए, बिकॉज हाइब्रिड फंड इतने लॉन्ग टर्म में उसका जो एक यूटिलिटी है उतनी ज्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अपने SBI को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसके अलावा ये एक स्मॉल कैप फंड को जोड़ सकते हैं। अभी जो इनकी 5000 की राशि है इससे स्मिता जी ये करीबन 23 लाख जमा कर पाएंगे अगर हम
अभी 11% का रिटर्न लेके चले 15 साल में, तो मेरे ख्याल से इनको अगर रिटायरमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डेफिनेटली बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। और चाहे एकदम नहीं, पर हर साल 500 से और या फिर 1000 रुपए से महीने की एसआईपी को बढ़ाएं, एंड आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा उनको आगे चल के। जी, तो अपने एसआईपी बढ़ाइए और जिस तरीके की सलाह दी है प्रॉब्लम जी ने उस पर अमल कीजिए, ज़रूर रिटायरमेंट तक आपको अच्छा खासा कार्पस मिलेगा। शशिकांत जी, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यदुवेंद्र शुक्ला जी की, जिनका सवाल हमें ईमेल के जरिए मिला है। इनका सवाल मैं पढ़ती हूँ प्रॉब्लम जी। इनका मौजूदा निवेश 8,000 रुपये की एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 2,10,000 हो चुकी है। 20 साल में इनका 2 करोड़ का टारगेट है और पोर्टफोलियो का रिव्यू करना ये चाहते हैं। एक बार मैं फंड भी पढ़ देती हूँ। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है इनके पास, जिसमें ये 1,000 की एसआईपी करते हैं। आईसीसी प्रो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है और एचएसबीसी मिड कैप फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड। इन तमाम फंड्स में प्रॉब्लम जी 1,000 का इन्होंने एलोकेशन किया हुआ है और 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? स्मिता जी, बहुत अच्छा है। टाइम पीरियड लंबा है इनके पास। इनने अपने लिए 20 साल दिए हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो भी पहले हम टारगेट की बात कर लेते हैं। 8,000 की एसआईपी थोड़ी सी अभी कम रहेगी इनके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको अपना एसआईपी को बढ़ाने की जरूरत है करीबन 13,000 से। तो इनकी जो ओवरऑल एसआईपी है वो करीबन 21,000 होनी चाहिए। और अगर ये अभी एक साथ अपनी एसआईपी को नहीं बढ़ा सकते तो हर साल करीबन 1,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाएं। जैसे इस साल हर महीने 8,000 कर रहे हैं, तो अगले साल हर महीने 9,000 करें और उसके अगले साल 10,000 करें। इस तरीके से भी ये अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। जो पोर्टफोलियो है स्मिता जी, आई थिंक आप भी अग्री करेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा फंड्स है। 8,000 की एलोकेशन में 8 फंड्स लिए हैं यादेंद्र जी ने। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप में 2 है। उसके बाद जो फ्लेक्सी कैप फंड है यहाँ पे उसमें भी करीबन 75% लार्ज कैप ही है। एक ईएलएसएस फंड है जो भी अगेन एक लार्ज कैप ओरिएंटेड है। तो अगर ईएलएसएस की जरूरत नहीं है आईसीआईसीआई के, तो उसको बंद कर दे, उसकी जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो एक्टिव लार्ज कैप की जगह एक निफ्टी का फंड उठा लें और उसके अलावा जो बाकी इनके फंड्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक निफ्टी 50 को यूज कर सकते हैं अपने ये सारे एक लार्ज कैप के प्रॉक्सी की तरह, जो इनके पास ब्लू चिप है और एक्सिस का ब्लू चिप है उनके बदले। एंड फिर ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे इस इंक्रीमेंटल एसआईपी के जरिए। जी, तो कुल मिलाकर डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को और जो कहा है प्रॉब्लम जी ने उससे आपको ज़रूर आगे फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम जी, एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर ये था, क्योंकि हम अक्सर दर्शकों को ये बताते हैं कि कैसे एक्सेसिव फंड पोर्टफोलियो में ना हो। पिछली बार भी हमने लगातार ये समझाया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आज एक बार फिर बहुत शॉर्ट में लेकिन ये समझाइए कि डाइवर्सिफाई होना पोर्टफोलियो का कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, डाइवर्सिफिकेशन कई बार स्मिता जी हम लोग गलत समझते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ज्यादा फंड उठा लेंगे तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन हो गई। हमारी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाती है, अक्सर वो डुप्लीकेशन जैसी हो जाती है। और इसका जो मेरे फेवरेट एग्जांपल है वो ये है कि आप खाने में दाल, रोटी, सब्जी, पापड़ आप सब रखिए। अचार और पापड़ हमारे थीमेटिक फंड्स हो गए, दाल, रोटी, सब्जी हमारे कोर पोर्टफोलियो हो गए जैसे मिड कैप, लार्ज कैप। पर हम 3-3 दालें नहीं खाते हैं, हम 3 तरीके की रोटी नहीं खाते हैं, बिकॉज वहाँ कहीं ना कहीं हमारी डुप्लीकेशन हो रही है। उसी तरीके से ओवरलैप जरूर चेक करें डिफरेंट फंड्स को जब आप ऐड कर रहे हैं। एक कैटेगरी में से ज्यादातर एक फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। जी, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया है और लोगों को समझ में आया होगा इतने आसान तरीके से जो आपने इसको समझाया। तो मुझे लगता है कि अब जायके का ख्याल रखेंगे लोग पोर्टफोलियो बनाते वक्त। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएंगे लेकिन लौटेंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, जहां पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रवलिन वाजपेयी। तो चलिए फिर एक बार हमारे मेल से भेजे हुए सवाल, उनका जवाब देने के लिए प्रवलिन जी आप तैयार हो जाइए। सुनील जी का सवाल है, जिन्होंने हमें मेल किया है, और इनका मौजूदा निवेश है 10,000 रुपए की SIP करते हैं। ये पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 1.5 लाख है। 15 साल में 2 करोड़ का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो का रिव्यू करे, ऐसा ये चाहते हैं। मौजूदा फंड में बने रहूं या इससे एग्जिट हो जाऊं, ये भी सवाल इन्होंने पूछा है। और साथ ही इनका एक फंड को लेकर भी सलाह है। ICICI अप्रूव ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक फंड है ये, प्रूडेंशियल। मैं इनका पोर्टफोलियो भी जल्दी से पढ़ देती हूँ। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप है, जिसमें इन्होंने 2,500 का एलोकेशन कर रखा है। कोटक के इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इसमें भी इन्होंने 2,500 का एलोकेशन कर रखा है। इसके अलावा कैनरा रिबको स्मॉल कैप फंड है, इसमें 1,000 का इन्होंने एलोकेशन किया है। और कैनरा रिबको मिड कैप फंड है, 1,500 का यहाँ भी एलोकेशन। और ICICI प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड, जिसमें 2,500 की SIP, और इसी के साथ इनका डाउट भी इस फंड को लेकर। प्रवलिन जी, क्या कुछ सलाह आपकी रहेगी इनके लिए? पहले टारगेट की बात कर लेते हैं स्मिता जी। 10,000 रुपए की SIP से ये करीबन 45 लाख जमा कर पाएंगे अगर हम 11% का पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स लेके चले तो इनको अपनी SIP को सब्सटैंशियली बढ़ाने की जरूरत है। इनको करीबन 34,000 रुपए की SIP एडिशनल करनी पड़ेगी। इनकी थोड़ी सी लमसम इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो ये घट के थोड़ा 32,000 पे आ जाएगी। पर बेसिकली इनको अपना SIP अमाउंट ओवरऑल काफी ज्यादा रखना होगा, 2 करोड़ 15 साल में जमा करने के लिए। अगर ये अपनी 20 साल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन को, तब ये अपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट को अगर 10% से भी स्टेप अप करेंगे तो ये 20 साल में लक्ष्य फिर अपना पूरा कर सकते हैं। जैसे पहले साल 10,000 किया, फिर 11,000 किया, फिर 12,000 किया, उस तरीके से। जो इनका स्पेसिफिक पहले जो इनका डाउट है अपने ICICI ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड्स को लेके, स्मिता जी, ये एक थीमेटिक फंड है और ये ट्रांसपोर्ट और उससे कनेक्टेड लॉजिस्टिक्स, हम ई-कॉमर्स की काफी राइज देख रहे हैं, उसमें पैसा लगाता है। पर ये एक ऐसा सेक्टर है, ऑटो हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, एंसिलरी हो गया, जो हम डाइवर्सिफाइड फंड्स का भी एक बड़ा हिस्सा देखते हैं। तो जो इनके पास पराग पारिक का फंड है, इनके पास कोटक का फंड है और कैनरा के फंड्स हैं, इनके पास ऑलरेडी 5 से लेके 11% की रेंज में इस सेक्टर को एलोकेशन है। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर की इनको एक थीमेटिक फंड के थ्रू अलग से जरूरत नहीं है। तो ये SIP यहाँ पे अपनी स्टॉप कर सकते हैं इस फंड में। और इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में एक निफ्टी का जो पैसिव फंड है लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए, उसको जोड़ सकते हैं। और चाहे तो थोड़ा सा गोल्ड भी जोड़ सकते हैं गोल्ड फंड के जरिए। जी, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए और थीमेटिक फंड में बने रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रवलिन जी की ये सलाह आपके लिए। और साथ ही SIP को बढ़ाइए, क्योंकि SIP में स्टेप अप करना ज़रूरी होता है अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट लोगों को सेट करना चाहिए, ताकि उसको वो आगे अचीव कर सके। बहरहाल एक और सवाल है हमारे पास निमेश जी का, जो हमें ईमेल के जरिए मिला है। प्रवलिन जी, इनका सवाल है, ये 42 साल के हैं और इनका निवेश 8500 रुपये की SIP ये करते हैं। 15 साल में इनका भी 1 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं ये, और उसके साथ ही इनके जो फंड्स हैं, जो मौजूदा फंड्स हैं, उनमें ये पूछ रहे हैं कि उसको लेकर ये क्या करें। और इनके जो फंड्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। SBI स्मॉल कैप फंड है इनके पास, जिसमें 2,000 की SIP है। HDFC टॉप 100 फंड है, 3,000 की SIP इसमें ये करते हैं। ICICI प्रो ब्लू चिप फंड है, जिसमें 1,500 की SIP ये करते हैं। ICICI प्रो मल्टी कैप फंड जिनके पास हैं, और इसमें ये 2,000 की SIP करते हैं। क्या कुछ सलाह इनके लिए रहेगी आपकी? जी, इनका भी बड़ा टारगेट है 1 करोड़ 15 साल में। अगेन स्मिता जी, यहाँ पे जो 8,500 की SIP है, उससे करीबन 40 लाख ही इनका जमा हो पाएगा, जो हम लोग एक 11% का पोर्टफोलियो रिटर्न लेके चल रहे हैं। अपनी SIP को लगभग 13,500 से इनको बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि करीबन 22,000 ओवरऑल इनको अपना SIP रखना होगा। स्टेप अप के जरिए भी कर सकते हैं कि अभी 8,500 ही रहने दें, अगले साल उसको करीबन 10 कर दें, और फिर उसके अगले साल 11,500, यानी कि 1,500 रुपए से अगर ये बढ़ाते रहेंगे हर साल जो अपनी मंथली SIP है, तो भी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, वो अच्छा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। मल्टी कैप को भी कंटिन्यू करें। पर जो इनके पास 2 लार्ज कैप फंड है, मैं यहाँ सलाह दूंगी कि HDFC टॉप 100 को कंटिन्यू कर लें। ICICI ब्लू चिप, क्योंकि ऑलरेडी उस फंड हाउस का इनके पास एक फंड है और ओवरलैप HDFC के साथ बहुत ज्यादा है, 60% से ऊपर का है,
ब्लू चिप एग्जिट कर ले और मेरे ख्याल से एक प्रॉपर मिड कैप फंड को ऐड कर ले, चाहे आईसीआईसीआई के मिड कैप 150 को कर सकते हैं, बिकॉज इंडेक्स फंड में आपका फंड हाउस रिपीट भी हो रहा होता है तो बहुत फर्क नहीं है, बिकॉज उसने सिर्फ इंडेक्स को मिमिक करना है। तो एक पैसिव मिड कैप फंड को मैं यहाँ पे ऐड करने की सलाह दूंगी निमेश जी को। जी ठीक है प्रॉब्लम जी, अब इसी के साथ हमारे नए दर्शकों के लिए और हमारे जो दर्शक पहले से हैं उनके लिए भी क्या सलाह, आज के लिए टॉपिक्स क्या रहेंगे आपके 4? अपने 4 पिक्स, पहला होगा स्मिता जी मेरा कोटक का मल्टी कैप फंड। जो मल्टी कैप कैटेगरी है ये एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, 25% ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप्स में लगाते ही हैं, वो मैंडेट है। तो एक जो डाइवर्सिफिकेशन है अक्रॉस मार्केट कैप्स वो मिल जाता है। कोटक एक क्रेडिबल फंड हाउस है तो मेरे ख्याल से इनकी जो एक इक्विटी फंड्स पे पकड़ है वो अच्छी है, तो ये एक सलाह है। इसके बाद सेकंड जो मेरी चॉइस है वो एक पैसिव फंड है जो एडेलवाइस का है, और सिर्फ उन्हीं के द्वारा ये एक ऑफरिंग है हमारे पास जहां पे हम निफ्टी 50 और मिड कैप 150 के कॉम्बिनेशन का एक इंडेक्स एक्सपोजर ले सकते हैं एक पैसिव स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास अब तक कोई पैसिव फंड नहीं है और अलग से मिड और लार्ज कैप फंड्स वो लेके बैठे हैं, तो ये एक लार्ज मिड कैटेगरी का एडिशन हो सकता है। इसके अलावा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स मुझे लगता है स्मिता जी इस टाइम पे बहुत अच्छा है, क्योंकि यील्ड्स हम देख रहे हैं कि 7.5-8% के बीच में चल रही हैं और मार्च से पहले एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। सो अपने 3 साल से ऊपर के निवेश के लिए आई थिंक टारगेट फंड्स देख सकते हैं, मैच्योरिटी फंड्स। एंड मेरी लास्ट जो 4th चॉइस है वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जो एक वैल्यू बेस्ड अप्रोच के जरिए इन्वेस्ट करता है और एक डिफरेंट फ्लेवर पोर्टफोलियो में ऐड हो सकता है। बट मेरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि कोई भी फंड ऐड करने से पहले प्लीज उसका ओवरलैप आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स के साथ चेक कर लीजिए और ये फंड आपके गोल्स के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए, अदरवाइज एडिशन की जरूरत नहीं है। जी, तो अगर आपको सूट करता है तो आप इन फंड में निवेश करिए। इसी के साथ बहुत शुक्रिया प्रवलिन जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आगे खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।